जय हिंद। चलिए आज हम लोग गोवा के बारे में जानते हैं। हम लोग इंडियन मैप सीरीज से हम लोग बहुत अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग गोवा को देखने वाले हैं, वही छुटकू सा गोवा जो अपने पर्यटन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ना जी। आज गोवा चल रहा है तो एकमात्र कैसे चल रहा है पता है? जितना टूरिस्ट लोग आता है घूमने के लिए, आप लोगों को पता है वहाँ पर बहुत बेहतरीन घूमने वाला जगह है, एकदम नदी है। तो जो टूरिस्ट आता है घूमने के लिए वही आके जो एक्सपेंसेस करता है, तो मेन गोवा के जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, क्या है? टूरिस्ट से चलता है, पर्यटन से चलता है, टूरिस्ट बोलते हैं उसको। वो ना हो तो गोवा में कुछ ऐसा है नहीं। आइए गोवा को हम लोग समझेंगे, गोवा के बारे में जानते हैं। जैसे और पिछले मैप को हम लोग देखे हुए हैं, कुछ उसी तरह से गोवा के बारे में समझते हैं। तो गोवा का भी मैप आप लोग निकाल लीजिएगा, छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, उसी को समझते हैं। गोवा, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा जी? पणजी। हाँ पणजी ही होता है, पणजी नहीं, पणजी। हाँ PANJ, जे होता है कि जी होता है, पता कन्फ्यूजन देख लेना। पणजी, पणजी होगा, वहाँ लिखा रहेगा। देखो अगला, यहाँ ना वर्तमान में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 ही जिले थे। फिलहाल में एक अभी कुसाउती को बढ़ाया गया है, क्योंकि उसको दक्षिणी गोवा से अलग करके कुसाउती को वहाँ सांस्कृतिक चीज़ों से लेकर कह दिया उसको तुम अलग जिला की मान्यता दे दी गई है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग वर्तमान में यहाँ CM कौन है जी? कम से कम कुछ कुछ आप लोग जानकारी जरूर देख के आया करो। डॉक्टर प्रमोद सामंत। यहाँ की हम लोग गवर्नर की बात करें, PS, हाँ शुरू में शॉर्ट लिख सकते हो, PS गजपति, PS अशोक गजपति राजू, ऐसी है ना? PS गजपति, PS अशोक पहले लिखना था ना जी। PS अशोक गजपति राजू। तो यहाँ के जो CM रहे, मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो डॉक्टर प्रमोद सामंत है। और यहाँ के जो गवर्नर, राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे PS अशोक गजपति राजू देखने को मिलेंगे। इसका मैप देखिएगा, थोड़ा सा लार्ज साइज में दिया होगा, तो एकदम छोटा सा, लेकिन इसको बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा कुछ ऐसे कुछ बटा हुआ है, ठीक है? देखिएगा तो ऐसे आप लोगों को मैप में कैसे इकट्ठा दिया हुआ है कि मतलब ऐसे बटा हुआ दिया हुआ, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा दिया हुआ। जब लार्ज करोगे ना तो गोवा कुछ इस प्रकार दिखेगा, उसको मतलब जूम आउट करोगे तब वो मैप पता है, indianmap.com कर पे जाओगे तो उसको दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से पूरा पानी वगैरह भरा है और यहीं पर पूरा बेहतरीन चीज़ें बनाया है। टूरिस्ट लोगों के लिए घूमने आए तो एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर आया, लोग आते हैं, जिसको बीच वगैरह बोला जाता है, समुद्र किनारे, एकदम बढ़िया देखने को। बहुत ज़्यादा शूटिंग वगैरह भी होता है कि नहीं? तो यहाँ आज गोवा चल रहा है, एक ही मात्र यहाँ को, मतलब किसी राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो जैसे बिहार में है कुछ कुछ खेती होती है, कुछ उद्योग है, यूपी में कुछ उद्योग है, खेती है, कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ मेन कमाई होता है टूरिस्ट से। मेन कमाई कैसे होगा? जितना पर्यटन आएंगे यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे और पैसा देके जाएंगे। यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा। जो दुकानें हैं यहाँ पे, लोग होटलें खोले हैं, लोग अपनी व्यवस्थाएं मनोरंजन की खोले हुए हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। और दूसरी बात, गोवा देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य भी है, भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा को क्या बोलेंगे? भारत का सबसे छोटा राज्य है। यही है जी। किस आधार पे छोटा राज्य है?
एरिया के आधार पे। किस आधार पे? एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पे। लेकिन बताओ जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा कौन सा? भाई जनसंख्या के आधार पे तो ये नहीं है। गोवा तो जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा नहीं है, क्षेत्रफल के आधार पे छोटा है। तो जनसंख्या के आधार पे बोला जाए तो आप बताएंगे सिक्किम को। किसको बोलेंगे जी? सिक्किम। सिक्किम नो डाउट गोवा से बड़ा है, लेकिन यहाँ लोग क्या रहते हैं? कम। रीजन आपको याद होगा जब हम हिमालय की श्रेणियां बता रहे होंगे, ऐसे कुछ भारत का हिमालय की आपको श्रेणी बता रहे होंगे ऐसे, तो कुछ ऐसे चल रहा था हिमालय की श्रेणियां। तो पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको इधर पूर्वोत्तर में। तो सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा पहाड़ी मिलता है, तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते पहाड़ी एरिया में रहने को, है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं, बहुत सबसे कम घनत्व वहीं पर है, जनसंख्या घनत्व। और आपके बिहार में यही 1 किलोमीटर में 1106 लोग, देख लो। तो कहाँ की ज़मीन महंगे होंगे, कहाँ सस्ता होंगे? अरुणाचल प्रदेश पूरा सस्ता मिलेगा तुमको, 1 लाख में बढ़िया ज़मीन मिल जाएगा वहाँ, और यहाँ थोड़ा छुए नहीं देता है। रीजन समझ में आ रहा है? तो जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ उस ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा होगा, है कि नहीं ऐसा करके। और वहाँ पर लोग रह ही नहीं रहे हैं, और लोग रहना पसंद नहीं करता। रीजन भी इसके पीछे है कि संसाधन ही नहीं होती है। अच्छा, लोग शहर में क्यों रहता है बताओ? लोग थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में रहता था, नौकरी हुआ तो कहाँ जाएगा? पहले अपने ज़िला में, बेहतरीन ज़िला में रहने का प्रयास करेगा। और थोड़ा बड़ा होता है तो भाई अपने राजधानी में रहेगा। और बड़ा होता है, पैसा कमाता है तो कहाँ रहेगा? देश के राजधानी में रहेगा। और बढ़िया पैसा कमाएगा तो विदेश में रहेगा। अभी तो हम लोग किस में, अभी गांव लेवल तक हैं, क्योंकि शहर तक आ गए हो, अभी गांव तक हो ना। तो ऐसे ही होता है। रीजन क्या है कि लोग संसाधन को उपलब्धता के आधार पे अपने स्थान को बदलता है। कि लोग सोचता है कि मैं जहाँ रहूँ वहीं पे सब संसाधन मिल जाए, हर दुकान का, हर हॉस्पिटल का, हर मेरे संबंधित सामान का चीज़ मिल जाए। आप गांव में रहते हो तो हर चीज़ नहीं मिलता है, उसी मार्केटिंग करने के लिए 5 से 10 किलोमीटर आना पड़ता है बाजार रामगढ़। और शहर में ऐसा है, घर से 100 मीटर निकलेगा हर चीज़ उपलब्ध मिलेगा। तो शहर और गांव में यही अंतर है कि गांव में हर चीज़ उपलब्ध नहीं है, लेकिन शहर में हर चीज़ें उपलब्ध है। तो इसलिए लोग शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नुकसान भी ज़्यादा है कि पॉल्यूशन ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गांव वाले थोड़ा सा हवाएं जो होते हैं एकदम स्वस्थ हवाएं लेते रहते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य, और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगला सबसे बड़ा राज्य बता दो ऐसे ही, क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य भारत, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसमें हम लोग बात करें, अच्छा देख लो इधर 2 भाग में है, पहले थोड़ा सा समझना। ये उत्तरी गोवा जिसको हम लोग नॉर्थ गोवा बोलेंगे, लिखा है देखो तो इसमें, और निचले वाला को साउथ गोवा नहीं लिखा है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ समझो मैप में ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ उसमें है ही नहीं, तो 3 जिला है, इससे ज़रूरी चीज़ों को हम लोग को समझने का प्रयास करना है। तो ऊपरी वाले को बोलते हैं उत्तरी गोवा और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोवा। तो ये उत्तर में है तो उत्तरी गोवा, दक्षिण में तो, और यही दक्षिणी गोवा से एक अलग करके फिलहाल में एक अलग जिला बनाया गया है जिसका क्या नाम है? कुसावती। क्या नाम है जी? कुसावती। कुसावती बोलते हैं। कुसावती नदी के किनारे है, ये याद रखना। तो एक होता है उत्तरी गोवा, एक होता है दक्षिणी गोवा, और इसी दक्षिणी गोवा से फिलहाल में एक अलग जिला बनाया गया जिसका नाम है कुसावती। और ये कौन सी नदी के किनारे है? कुसावती नदी के किनारे। कुसावती नदी के क्या है? किनारे, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? कुसावती। अलग करने का मेन कारण है कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक यहाँ का कल्चर है कुछ अलग है, इसलिए यहाँ का चीज़ों को अलग रखा गया है। आगे की ओर देखें तो हम लोग थोड़ा सा राज्य को नहीं देखे, कौन कौन सा राज्य लगा था? 2 ही राज्य लगा रहा होगा, एक ऊपर देख लेना महाराष्ट्र ऐसे, और नीचे की ओर देख लेना कर्नाटका।
दो राज्य लगा रहा होगा, ऊपर की ओर कौन लगा रहा होगा और नीचे की ओर कौन लगा रहा होगा, कर्नाटका। और बाकी हम लोग इसमें देखने का प्रयास करें तो और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, मोर्मुगांव बंदरगाह। देखो लिखा है कि नहीं उसमें, एक मिलेगा मोर्मुगांव बंदरगाह। तो गोवा का एकमात्र बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा नाम है, मोर्मुगांव बंदरगाह। क्या नाम है, मोर्मुगांव बंदरगाह। और ये इस बंदरगाह से बहुत ज़्यादा लौह इस्पात का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है जी, लौह इस्पात। जो लौह से बना हुआ कोई चीज़ है उसी को क्या किया जाता है, यहाँ से लेके दूसरा जगह लेके ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो लिख लेना, लौह इस्पात, लौह इस्पात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह इस्पात निर्यात के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखें तो ऊपर देखोगे ना, एक दूध सागर मिलेगा, दूध सागर मिला। यहां झील करके एक दूध सागर झील, दूध सागर, दूध सागर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, दूध सागर हो जाएगा। थोड़ा सा ऐतिहासिक बात करें गोवा का, उसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये इससे क्वेश्चन उतना चीज़ें नहीं आएंगी, बस एक चीज़ों को याद रखना, कुसावती जो नदी बना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य यही है कि आप देखना कि गोवा पे सबसे पहला अधिकार पुर्तगालियों ने किया हुआ है। मतलब सबसे पहले इस राज्य को पुर्तगालियों ने क्या किया, कब्जा किया सबसे पहले, और सबसे अंतिम में इसको स्वतंत्र किया। हालांकि ये क्या किया है कि भारत को आज़ादी के बाद भी नहीं आज़ाद किया हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ, 1947, 1900, लेकिन 1961 में जाके आज़ाद किया है गोवा को। सोचो, मतलब कि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज जा चुका था, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा पे तब तक कब्जा किया हुआ था। तो बड़ा मतलब मुश्किलें देखने। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सहनशीलता रखो, जरूरी है, अपने अंदर धैर्यता और विनम्रता रखना जरूरी है, समय आते उसको सही ठिकाना लगा दिया जाएगा। तब जाके ऑपरेशन किया गया। आइए समझते हैं इसको बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस गोवा पे पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया। तो 1510 एक डेट आता है, यहाँ लिखते हैं। इस गोवा पे सबसे पहले अधिकार किसने किया, पुर्तगालियों, पुर्तगालियों ने किया था 1510। एक व्यक्ति का नाम आता है अल्बुकर्क। क्या नाम आता है, अल्बुकर्क। और यही अल्बुकर्क को ही क्या कहते हैं, जो पुर्तगाली भारत में आए थे उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं पुर्तगालियों का। बात समझना, जब पुर्तगाली आए थे, आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे, अरे केरल में आए थे, कालीकट, कोझिकोड में आए। आने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे मसालाओं का व्यापार लगातार चलते रहा। फिर अपना कोठी डालना स्टार्ट किए, कोठी यानी कारखाना डालना स्टार्ट किए। फिर देखा कि कहाँ पर ऐसे बहुत अच्छा जगह है, तो बंगाल की ओर बढ़ा। धीरे धीरे गोवा पे कब्जा कर लिया। यहाँ बीजापुर का शासक रहता था, उसी से क्या कर लिया, यहाँ पर हथिया लिया, यानी छीन लिया और जाके अपना कब्जा कर लिया। तो एक नाम आता है जिसका नाम है अल्बुकर्क, आपको ध्यान में रखना है। और ये अल्बुकर्क को पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। कब किया है, 1510। और 1510 से लेकर 19 दिसंबर 1961 तक ये कब्जा किया रखा हुआ था। 19 दिसंबर 1961 तक क्या करके रखा, कब्जा। 19 दिसंबर 1961 में एक ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन का नाम है विजय। क्या नाम है ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन विजय 3 सेनाओं के द्वारा किया गया था, थल सेना, वायुसेना और जल सेना।
तो ये तीनों सेनाओं के द्वारा मिलकर एक ऑपरेशन किया गया है कि इस पुर्तगालियों के भारत से उखाड़ फेंकना है। और 1961 के समय से यहाँ भारत की प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों को भगाया गया भारत से। कहाँ से भगाया गया? भारत से। डेट कब? ऑपरेशन कौन सा? कौन सा सेना? तीनों सेनाओं के द्वारा किया गया था। इस कारण से 19 दिसंबर को ही इस गोवा को क्या कहते हैं? गोवा को यहाँ पर गोवा को एक तरह से स्वतंत्रता मिला, मतलब एक राज्य नहीं बना अभी वो क्या हुआ? फ्रीडम मिला। तो कह सकते हैं हम लोग गोवा विजय दिवस मनाया जाता है। गोवा विजयी दिवस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजयी दिवस। गोवा विजयी दिवस। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा विजयी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर के गोवा को क्या किया जाता है? गोवा से किसको भगाया गया था? पुर्तगालियों को। किसको भगाया गया था? पुर्तगाल। लेकिन भारत के अभी राज्य नहीं बना, अभी राज्य की दर्जा नहीं मिला हुआ था, क्योंकि तुरंत वो करना उसके बाद नहीं हुआ। तो एक डेट आता है, एक डेट आएगा गोवा के लिए 30 मई 1987। 30 मई 1987 को अपनी भारत का संविधान बन चुका हुआ था। 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 56 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। और उस समय क्या किया गया? गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस। दोनों डेट अलग अलग है। यहाँ विजयी मना रहा है, देख लो। गोवा क्या हुआ है? पुर्तगालियों को भगाया गया तो विजयी हुआ है, राज्य नहीं बना। लेकिन 30 मई को एक राज्य के दर्जा मिला 1987 में, तब क्या मनाया जाएगा? गोवा स्थापना दिवस। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? लेकिन विजयी जब हुआ कब हुआ? 19 दिसंबर। क्लियर हुआ यहाँ तक बात है? तो ये रहा बात। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है कि बताओ स्वतंत्रता के बाद कौन सा अंग्रेज अपने भारत पे कब्जा किया हुआ था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? पुर्तगाली। तो सबसे पहले आया, और सबसे पहले भारत में कौन आया था? और सबसे अंत में कौन गया? है कि नहीं? सबसे पहले आया, सबसे तो कौन गया? पुर्तगाली। बड़ा काम करके गया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला, गोवा की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका नाम है कोंकणी भाषा का। सुन रहे हो? कोंकणी आप लोग सुने हो कभी? तो गोवा में एक भाषा बोली जाती है जो ऑफिशियल भाषा है, हम लोग देखेंगे गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज। गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं राजकीय भाषा। राजकीय भाषा तो कौन सी बोली जाती है? तो बोलिएगा कौन सा जी? कोंकणी। कौन सा भाषा? कोंकणी भाषा। तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है जी? कोंकणी भाषा है। कौन सा भाषा है? कोंकणी भाषा है। और इस कोंकणी भाषा को आप लोगों के संविधान में, जो हमारे संविधान है, इसमें कुल 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22। लेकिन जो एक मूल संविधान था उसमें 14 भाषा था। फिर एक ऐड किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। सिंधी किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद एक 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषा जोड़ा 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। तो कितने? 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी
और कोंकणी, यही कोंकणी जिसकी बात हम कर रहे हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, एक और संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था लगभग 2002 में। 52वां संविधान संशोधन 2003 में होगा, देख लीजिएगा। 4 भाषा जोड़ा गया था, कौन कौन सा? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़ा गया था। तो आप जोड़ लो, मूल संविधान में 14 भाषा था, एक सिंधी भाषा जोड़ा गया, 15 हुआ। देखो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, 15 3 18 हुआ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 18 4 22। वर्तमान में कितना है? 22। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं बताओ? कोंकणी की। तो यहाँ पर आपको बस एक ही चीज़ लेना है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कोंकणी भाषा को भारत के संविधान में जोड़ा गया। बस इतना ही लिख लो ना, सिंपल सा, नहीं तो फिर आगे जाके पढ़ोगे ही पॉलिटी में डिटेल से। तो कोंकणी भाषा को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा जा रहा है जी? तो कहेंगे कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। क्लियर यहाँ तक? और आगे देखिए इसमें और क्या फैक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक यूसीसी होता है, नाम सुने हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, नहीं सुने हो? आइए समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गोवा से रिलेटेड। तो ये चीज हो गया आप लोग का। देखो यहां लिखते हैं, एक अपने देश में रूल्स होता है, एक कानून है जिसका नाम है यूसीसी। क्या नाम है? समझिएगा पहले ध्यान से, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये होता क्या है? ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अनुच्छेद किस में मिलेगा? अनुच्छेद 44। आर्टिकल किस में मिलेगा? 44। ये नीति निर्देशक तत्व का क्या है? डीपीएसपी का जो है ये क्या है? भाग है 44। इसमें होता क्या समझिएगा, यूसीसी एक कानून है, ये बताता है कि अपने देश में जितने भी राज्य हैं और उस सभी राज्य में यूसीसी लगना चाहिए। लगना क्यों चाहिए? यूसीसी का मतलब ये है कि अपने देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि अपना देश धर्मनिरपेक्षता देश है, धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक देश है, हर प्रकार के धर्म रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता देश में यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी, सब चीज़ें। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, तो हिंदू धर्म का विवाह का तरीका मतलब अलग रीति रिवाज, मुस्लिम का अलग है। इसी प्रकार इनके डिवोर्स का अलग, तलाक का इनका अलग, बच्चा गोद लेना है अलग नियम, अलग नियम, जमीनी मामला में बंटवारा अलग नियम, अलग नियम। यह है कि नहीं है? हर धर्म का अपने हिसाब से कानून बना रखा है, एक रूल्स बनाया हुआ है। देश में संघ देश क्या कहते हैं, केंद्र सरकार क्या कहता है, जिस राज्य में यूसीसी लग जाएगा, बात समझिएगा, जिस राज्य के अंदर यूसीसी लग जाएगा उस राज्य के अंदर एक ही समान कानून होगा जो सब धर्म के लोग मानेंगे, चाहे वो विवाह के लिए हो, चाहे वो तलाक के लिए हो। कहाँ ध्यान है बाबू? हैं? चाहे विवाह के लिए हो, चाहे तलाक के लिए हो, चाहे बच्चा गोद ले रहा है, चाहे संपत्ति का कुछ है, तो ये सभी चीज़ों के लिए हिंदू के लिए भी सेम रूल,
मुस्लिम के लिए सेम रूल, ईसाई के लिए भी सेम रूल। जिस राज्य में लग गया जिस राज्य में लग गया उस सभी राज्य के लिए सेम है। तो ये चीजें हैं यूसीसी। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा है राज्य में? आपके एरिया में होता है? नहीं होता है, तो लागू नहीं है। तो अभी फिलहाल में एक ही राज्य में लागू हुआ है। कौन सा राज्य में? तो पहले यूसीसी तो समझ में आया कि नहीं आया? यूसीसी एक कानून है, ये बताता है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना। कैसा कानून? विवाह के लिए, तलाक के लिए, जमीनी मामला हो, या किसी बच्चे को गोद ले रहे हो, या और किसी सांस्कृतिक रीति रिवाज से रिलेटेड होगा, तो ये आपके लिए सबके लिए एक ही कानून होगा। धार्मिक रिलेटेड अपना अपना नियम नहीं बनाओगे। तो 1961 में देखो, जब भारत आजाद, मतलब भारत से कौन आजाद हुआ? गोवा। तो जब पुर्तगाली आए हुए थे गोवा में, जब पुर्तगाली गोवा पे कब्जा किए हुए, तो उसी समय से ही पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा ही यहाँ पर यूसीसी लागू किया गया था। तो बोला जाएगा स्वतंत्रता से पहले से कौन से राज्य में यूसीसी लागू था? बात समझ में आ रहा है? तो कौन लागू किया है? कौन लागू किया है? पुर्तगाली। मतलब कि ये भारत में, भारत के स्वतंत्रता के बाद नहीं, उससे पहले से पुर्तगाली ने इसको लागू किया था। लेकिन जब पूछा जाए स्वतंत्र भारत के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी लागू किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। किसमें जी? यहां लिख दूं, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यूसीसी क्या है? लागू। फरवरी 2024 में लागू किया गया, फरवरी 2024। तो उत्तराखंड में भाई जो भी धर्म के लोग होंगे, उत्तराखंड के अंदर चाहे किसी भी धर्म के लोग होंगे, तो उस सभी के लिए कानून क्या होना का होगा? सेम। क्या होगा? कानून सेम होगा। बात समझ में आई आप लोग को? यूसीसी समझ में आया? अभी फिलहाल में और 2 राज्यों में इसका ड्राफ्टिंग तैयार है। अभी फिलहाल में कितने राज्यों में? 2। गुजरात का नाम सुन रहे हो आप लोग? देख लिए हो? एक असम। तो गुजरात और असम में लिख लेना साइड में, गुजरात एंड असम में, ये दोनों में प्रक्रिया अभी क्या है? जारी है। अभी लागू नहीं हुआ है जी। क्या है प्रक्रिया? लागू होने के लिए। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता से पहले से कौन से राज्य के अंदर यूसीसी लागू हुआ है? समान नागरिक संहिता कहां पर लागू हुआ है? गोवा में। स्वतंत्रता के बाद कौन से राज्य में लागू है? उत्तराखंड में। किस जगह पर प्रोसेस चल रहा है? गुजरात और असम। तो यूसीसी समझ में आया? एनी डाउट? किस तरह का दिक्कत? और बस इतना ही था इसमें, गोवा। और इसमें तथ्य इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो गोवा के बारे में इतनी जानकारी आप लोग को रखनी है, जो कि आप लोगों की इतनी ज़रूरत थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक ये यूसीसी वाला पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐतिहासिक वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखना। बाकी जनसंख्या वाला तो भूलोगे है ही नहीं। बाकी ये चीज़ें जो इतना पूछेगा नहीं, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिणी गोवा। अभी नया जो जिला बना है उसको ध्यान में रखिए, कुसावती। एक मांडवी नदी यहाँ बहती है, प्रमुख नदी। लिख लेना। गोवा में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है मांडवी नदी। गोवा में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है मांडवी नदी बहती है। मांडवी नदी। गोवा में एक प्रमुख नदी बहती है, मांडवी नदी। हो गया? चलिए आज की क्लास गोवा यहीं तक। आई होप कि आपको गोवा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट नया मैप के साथ मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।